प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय खंड में जलवायु विज्ञान में हमने पूर्व के वीडियो में पवन कैसे उत्पन्न होती हैं, पवन होती क्या है, उसके संदर्भ में बात की थी। आज हम बात करेंगे पवन की उत्पत्ति के संदर्भ में। पवन की उत्पत्ति अत्यंत जटिल होती है और पवन की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण वायुदाब का अंतर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायुदाब के अंतर कारण से पवन की उत्पत्ति होती है और उसका मूल प्रेरक बल है टेम्परेचर यानी सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। यदि पृथ्वी का दैनिक गति न होती अर्थात पृथ्वी स्थिर होती तो उसका धरातल भी एकदम समतल होता। तब पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं के समकोण बनाते हुए बहती, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती और समकोण बनाते हुए बहती। इसका तात्पर्य यह है कि पवन या तो उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर बहती या दक्षिण से उत्तर की ओर बहती। लेकिन वायुदाब समान होते हुए पवनें भी चलना बंद कर देती। परंतु वास्तविकता यह है कि पृथ्वी ना तो स्थिर है और न ही समतल। दो बातें हैं, स्थिर भी नहीं है और समतल भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? ऐसी परिस्थिति में के कारण पवन गति और उसकी दिशा में अनेक कारक सम्मिलित हो जाते हैं। उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और उसकी गति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो पवन की उत्पत्ति, दिशा और गति को नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे पहले बात करते हैं दाब प्रवणता बल की। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दाब प्रवणता जो बल है, दो बिंदुओं के बीच यानी कि वायुदाब में परिवर्तन होने की जो दर है उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच, जैसे हम कहें ए और बी के बीच जो अंतर है वो अंतर दाब प्रवणता कहा जाता है। अतः दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी वायु की गति भी उतनी तीव्र होगी। दाब प्रवणता से प्रेरित होकर ही वायु उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती, यानी हवा आपकी बहेगी। मैंने इस बात को पूर्व के वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। दूसरा है विक्षेपण बल, फोर्स ऑफ विंड डिफ्लेक्शन। शुरू में तो पवनें दाब प्रवणता के अनुसार बहती है, लेकिन जैसे ही बहने लगती है उसकी दिशा पूर्व पृथ्वी के घूर्णन के कारण से, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, उसे हम घूर्णन बल कहते हैं, तथा इसके साथ सापेक्ष वायुमंडल के घूर्णन के प्रभाव से विक्षेपित होने लगती है। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण से एक विक्षेप बल डेवलप होता है जिसे हम कोरिलियस फोर्स कहते हैं या कोरिलियस इफेक्ट कहते हैं, जिससे प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। कोरिलियस प्रभाव भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों की ओर बढ़ता हुआ जाता है। तो विक्षेपण बल क्या समझ में आया आपके कि विक्षेपण बल पृथ्वी अपनी दूर की घूमने के कारण से कोई भी चीज केंद्र से बाहर की ओर फेंक दी जाती है घूर्णन बल के कारण से। उससे एक डिफ्लेक्शन लगता है, एक रुकावट पैदा होती है। इस कारण से हवा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में हवा यदि दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। देखो, इससे पूर्व की बात हम पहले और आते हैं। हमने ये कहा था पहले भी, हमने शुरू में मैंने जब आप इस चीज में शेयर किया, चर्चा करी आपसे कि पृथ्वी यदि स्थिर होती तो हवा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर एक सीध में बहती, समकोण बनाते हुए बहती। लेकिन विक्षेपण बल के कारण से उसकी दिशा में डिफ्लेक्शन लग जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण से। इस कारण से हवा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी कि नॉर्दर्न टू राइट एंड सदर्न टू लेफ्ट
में मुड़ जाता है। और ये बल जो इस बल को उन्होंने क्या बोला है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स विषुवत रेखा पर शून्य होता है और विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर है, दूसरा कारक है जिस कारण से हवा की इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से तीसरा जो फ्रैक्शन है जिसे हम भू घर्षण या लैंड फ्रैक्शन कहते हैं। पृथ्वी क्योंकि समतल नहीं है, कहीं ऊंचे भाग हैं कोई नीचे भाग हैं, तो उस पर भी हमारी पृथ्वी की में पाई जाने वाली धरातलीय विषमताओं के कारण से अवरोध या घर्षण पैदा होता है, इस जिससे पवन गति और दिशा में दोनों प्रभावित होते हैं। महासागरों पर किसी प्रकार का अवरोध न होने के कारण से वहाँ पवनें तेजी से बहती हैं और उनकी दिशा भी स्पष्ट होती है। लेकिन धरातल पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता क्योंकि वहाँ पर अधिक विषमता आपको देखने को मिलती है। इसके प्रकार से चौथा है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बल के कारण किसी भी वक्राकार पथ पर चलती हुई पवनें या धाराएं कोई भी गतिमान वस्तु वक्र के केंद्र से बाहर की ओर फेंक दी जाती है। इस बारे में मैंने भी बात की थी आपसे, घूर्णन बल के कारण से होता है। और पवन मार्ग के वक्र में छोटा होने तथा पवन की गति बढ़ने पर अपकेंद्रीय बल भी बढ़ता है, अर्थात पवनें अधिक तेजी से वक्र मार्ग से बाहर की ओर यानी कि केंद्र से बाहर की ओर फेंक दी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं आपको कोरियोलिस प्रभाव के बारे में जो बात कर रहे हैं। कोरियोलिस एक्चुअल में सन 1835 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुस्टाव गैस्पर डी कोरियोलिस ने स्पष्ट किया कि पवनें और समुद्धाराएं सीधी रेखा में न चलकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण से विक्षेपित हो जाती है। इसी कारण से हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। विक्षेपण वास्तव में एक बल नहीं अपितु भूघूर्णन का एक आभासी प्रभाव है, यानी कि घूर्णन कारण से वो प्रभाव विकसित होता है। विक्षेपण को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, या इसे हम बाद में हम एक फेरेल लॉ के रूप में देखते हैं, या इसके बाद हमें बाइस पैलेट नियम के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की पीठ करके खड़ा हो जाए, ढंग से सुनना विद्यार्थियों, कि यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए तो उच्च दाब उसके दाईं ओर होगा और निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। समझे? यानी कि यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके, मतलब जहां से पवन आ रही है उसके पीठ करके खड़ा हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब उसके दाहिनी ओर होगा और निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा, और दक्षिण गोलार्ध में स्थिति इसकी विपरीत पाई जाएगी। इसे हम बाइस बैलेट का लॉ कहते हैं। यानी कि विक्षेपण जो बल होता है वो हमारा विकसित होता है। तो अपकेंद्रीय बल के रोजमर्रा जीवन में कुछ, जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, जैसे आपने हैमर थ्रो देखा होगा, उसमें बॉल होती है, बॉल में चेन बंद होती है, उसको घुमा के हम फेंकते हैं, उसे हम हैमर थ्रो कहते हैं। हैमर फेंकने से पहले अपने ही स्थान पर 2-3 चक्का काट कर ही हैमर फेंकता है, ताकि हैमर में उत्पन्न हुए अपकेंद्रीय बल कारण हैमर और अधिक दूर तक जा सके। आप देखो वो घूम के वो सिर के ऊपर से घुमा के फेंकता है, और इसलिए फेंकता है घुमा कर क्योंकि जिससे अब वहीं चक्कर काटता है जिससे कि वो ज़्यादा दूरी तक जा सके। ऐसे ही कीचड़ से निकलते समय किसी भी वाहन के मड गार्ड पर कीचड़ या पानी का पड़ना अपकेंद्रीय बल, जैसे आप देखो कीचड़ है वो उसके मड गार्ड में पड़ती है तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण से होता है। तेजी से घूमते चाक पर चाकू छुरी इत्यादि को हम तेज धार देते हैं तो चिंगारियों के बाहर की ओर छूटना भी अपकेंद्रीय बल होता है। तो अपकेंद्रीय बल आप समझ गए कि पृथ्वी के घूर्णन कारण से कोई भी चीज केंद्र से बाहर की ओर फेंक दी जाती है, उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम इतने यहाँ तक चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने इसमें 2-3 बातें करी कि पवन की उत्पत्ति, उसकी दिशा, उसकी गति में को नियंत्रित करने वाले कारकों में जैसे दाब प्रवणता बल, विक्षेपण बल, भूघर्षण
ये चीज़ों के विषय में हमने बात करी, अपकेंद्री बल के बारे में बात करी, कॉर्डलेस फोर्स के बारे में बात करी, और हमने बात करी बायस बेलेट और फेरेल नियम के बारे में। धन्यवाद।